ये एक ऐसा विचार है जो ना इतिहास को देखने के हमारे पूरे नजरिए को ही पलट कर रख देता है। क्योंकि जब हम शाही दस्तावेजों को छोड़कर इन जमीनी सबूतों की तरफ मुड़ते हैं, तो हल्दी घाटी और महाराणा प्रताप की रणनीति की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस विस्तृत ऐतिहासिक पड़ताल का विषय यही है। हम एक ऐसे स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं जो हल्दी घाटी के युद्ध को एक नए चश्मे से देखता है। हम पूरी तरह से तटस्थ होकर सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस विशिष्ट दस्तावेज में क्या ऐतिहासिक दावे किए गए हैं। सही कहा आपने। एक न्यूट्रल एनालिस्ट के तौर पर हमारा फोकस सिर्फ इन दावों के पीछे के रणनीतिक पहलुओं और उन सबूतों पर होना चाहिए जिन्हें अक्सर मुख्य धारा के नैरेटिव में जगह नहीं मिलती। हम्म, तो चलिए ईसवी सन 1572 के उस दौर में चलते हैं। 32 साल के महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंहासन पर बैठते हैं। स्रोत के अनुसार प्रताप सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं थे, बल्कि वो मुगलों की क्रूरता और उनकी बांटो और राज करो की नीति के बहुत गहरे जानकार थे। हाँ, क्योंकि उन्होंने चित्तौड़ का तीसरा साका देखा था। स्रोत दावा करता है कि वहां अकबर ने एक ही दिन में लगभग 40,000 निर्दोष नागरिकों का कत्लेआम किया था। बाप रे, 40,000! जी हाँ, और इस मनोवैज्ञानिक पहलू को समझना बहुत जरूरी है। इस नरसंहार ने प्रताप के लिए ना समर्पण के विकल्प को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। वो जानते थे कि किसी भी तरह का समझौता मेवाड़ के लिए मौत का फरमान होगा। स्रोत में प्रताप की रणनीति को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे हम किसी शतरंज के ग्रैंड मास्टर का खेल देख रहे हों। मतलब एक ऐसा ग्रैंड मास्टर जिसे पता है कि उसके पास मोहरे कम हैं, तो वो जानबूझकर खेल को धीमा कर रहा है। ताकि उसे अपनी बिसात बिछाने का वक्त मिल सके। बिल्कुल, हाँ। 1572 में गद्दी पर बैठने से लेकर 1576 में युद्ध तक, इन 4 सालों में प्रताप ने शांति प्रस्तावों की आड़ में सिर्फ समय खरीदा। और उन्होंने इस समय का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया। इन 4 सालों में प्रताप ने सिर्फ सेना नहीं बनाई, बल्कि पूरा एक नया इकोसिस्टम तैयार किया। अन्य राजपूत घरानों से गुप्त गठबंधन किए, लेकिन उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था भिल समुदाय के साथ उनका जुड़ाव। हाँ, भिल समुदाय। मुख्यधारा का इतिहास तो अक्सर उन्हें सिर्फ तीरंदाज मानता है ना। हाँ, लेकिन इस स्रोत के अनुसार भिल प्रताप की पूरी सूचना प्रणाली और लॉजिस्टिक्स की रीढ़ थे। तो ये काम कैसे करता था? मतलब जासूसी नेटवर्क का नाम लेना आसान है, पर अरावली के इतने दुर्गम पहाड़ों में ये तंत्र असल में कैसे चल रहा था? देखिए, भिल समुदाय सदियों से अरावली के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। उनका नेटवर्क इतना मजबूत था कि वो पहाड़ों की चोटियों से मुगलों की हर एक हलचल की खबर कुछ ही घंटों में प्रताप के खेमे तक पहुंचा देते थे। वाओ! हाँ, और इसके साथ ही प्रताप ने स्कॉच्ड अर्थ यानी जली हुई धरती की नीति लागू की। इसका मतलब था कि जब भी मुगल सेना मेवाड़ की तरफ बढ़ेगी, तो उन्हें रास्ते में न तो अन्न का एक दाना मिलेगा, न पीने का पानी और न ही कोई शरण। मतलब उन्होंने अपनी ही जमीन को उजाड़ दिया, ताकि दुश्मन उसका फायदा न उठा सके। बिल्कुल। प्रताप ने अपने ही लोगों को गांव से निकालकर सुरक्षित पहाड़ी इलाकों में बसा दिया और सारे खेत, सारे कुएं नष्ट करवा दिए। ये बहुत ही कठोर फैसला रहा होगा। और ये सब उस समय हो रहा था जब अकबर एक के बाद एक कूटनीतिक शिष्टमंडल भेज रहा था। स्रोत के अनुसार अकबर के ये शांति प्रस्ताव कोई सद्भावना नहीं थे, बल्कि एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव थे। हाँ, कूटनीतिक खेल की शुरुआत अगस्त 1572 में जलाल खान कोर्ची के आने से होती है, जिसे प्रताप ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। बिल्कुल। लेकिन असली और सबसे तीखा टकराव तब होता है जब अप्रैल 1573 में मान सिंह मेवाड़ आता है। मान सिंह का चुनाव भी तो कोई इत्तेफाक नहीं था ना। श्रुत स्पष्ट करता है कि मान सिंह उस समय केवल 23 साल का था। अकबर ने जानबूझकर एक राजपूत को ही दूसरे राजपूत के पास भेजा था। सही कह रहे हैं आप। लेकिन प्रताप के लिए मानसिंह कोई राजदूत नहीं था, बल्कि वो उस भारमल का पोता था जिसने मेवाड़ के सम्मान की बजाय मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। हाँ, और जब मानसिंह उदय सागर झील के किनारे पहुंचता है, तो प्रताप उसके स्वागत के लिए खुद नहीं जाते। वो अपने बेटे अमर सिंह को भेजते हैं और खुद के लिए पेट दर्द का बहाना बना लेते हैं। पेट दर्द का बहाना, ये सुनकर कोई भी समझ सकता है कि यह सिर्फ एक कूटनीतिक तमाचा था। राजपूताना परंपरा में साथ बैठकर भोजन करना सम्मान की निशानी होता है। बिल्कुल। प्रताप ने साफ संदेश दे दिया कि मेवाड़ उस परिवार से कोई संबंध नहीं रखेगा जिसने मुगलों से रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ लिया है। और इस घटना ने मान सिंह को बहुत आहत किया। जब उसने वहां से जाने की धमकी दी और कहा कि वो अगली बार युद्ध के मैदान में मिलेगा, तब प्रताप के एक सरदार डोडिया भीम सिंह ने वो ऐतिहासिक तंज कसा।
वो फूफा वाला तंज। हाँ, उन्होंने कहा कि अगली बार अकेले मत आना, अपने फूफा को भी साथ लाना। फूफा का इशारा सीधे तौर पर अकबर की तरफ था। बाप रे। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। स्रोत के मुताबिक मानसिंह के जाने के तुरंत बाद प्रताप ने उन सभी बर्तनों को झील में फेंकवा दिया जिनमें मुगलों ने खाना खाया था, और उस पूरी जगह को गंगा जल से पवित्र करवाया गया। हाँ। और इसी मुलाकात के दौरान प्रताप ने अकबर के लिए 3 ऐसी शर्तें रख दी जिन्हें हम इम्पॉसिबल डिमांड्स कह सकते हैं। स्रोत इन्हें 3 च के रूप में परिभाषित करता है। 3 च, वो कौन सी शर्तें थी? पहली, मेवाड़ कभी मुगलों की चाकरी यानी मनसबदारी स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी, मेवाड़ कोई चौथाई यानी टैक्स नहीं देगा। और तीसरी, मेवाड़ अपने घर की कोई छोकरी यानी बेटी मुगलों को विवाह में नहीं देगा। मतलब ये शर्तें तो सीधे सीधे युद्ध का निमंत्रण थी। इसके बाद सितंबर 1573 में भगवान दास आते हैं, लेकिन प्रताप उन्हें भी वही 3 शर्तें पकड़ाकर विदा कर देते हैं। और फिर टोडरमल आते हैं, वो भी खाली हाथ लौटते हैं। अब यहाँ स्रोत में ना एक ऐसा दावा किया गया है जिस पर मुझे थोड़ा संदेह है। स्रोत कहता है कि उस समय मुगलों की ताकत सिर्फ एक काल्पनिक और झूठी कहानी थी, और अकबर का साम्राज्य ताश के पत्तों का महल था। मतलब मुख्यधारा का इतिहास तो हमें यह सिखाता है कि अकबर उस समय दुनिया के सबसे धनी और शक्तिशाली सम्राटों में से एक था। स्रोत इतने विशाल साम्राज्य को ताश का महल कैसे कह सकता है? देखिए, पहली नजर में ये अजीब लगता है, लेकिन जब हम उस समय के राजनीतिक भूगोल को समझते हैं ना, तो ये तर्क ठोस लगने लगता है। स्रोत मुगलों की ताकत को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में तौलता है। अच्छा। हाँ, अकबर की सेना बेशक बड़ी थी, लेकिन वो एक जगह स्थिर नहीं थी। अकबर को उसी समय अफगानिस्तान, पंजाब, बंगाल, बिहार और गुजरात में बहुत ही गंभीर विद्रोहों का सामना करना पड़ रहा था। यानी अकबर एक साथ कई जगहों पर आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक कहा। और बात सिर्फ सेना के बंटने की नहीं थी। स्रोत के अनुसार अकबर के मन में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक डर था। वो जानता था कि अगर उसने मेवाड़ पर सीधा हमला किया और वहां फिर से साका और जौहर हुआ, तो इसका पूरे हिंदू समाज पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। बिल्कुल। उसे डर था कि प्रताप की शहादत पूरे उत्तर और पश्चिमी भारत के राजाओं को प्रेरित कर सकती है, और वे सब मिलकर मुगलों के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा खोल देंगे जिसे संभालना मुगलों के बस की बात नहीं होगी। और इसके साथ एक सैन्य कारण भी था ना, जो मुगलों की रणनीति को मेवाड़ में कमजोर कर रहा था। स्रोत में मुगलों की तुलगुमा और अरबा युद्ध नीतियों का जिक्र है। हाँ, ये तकनीकी पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। तुलगुमा मतलब सेना की वो तेज घुड़सवार टुकड़ी जो दुश्मन को घेर लेती है, और अरबा मतलब तोपों को बैलगाड़ियों पर रखकर सुरक्षा दीवार बनाना। जिससे बाबर ने खानवा का युद्ध जीता था। हाँ, लेकिन अरावली की संकरी और घने जंगलों वाली पहाड़ियों में भारी तोप खाने ले जाना लगभग असंभव था, और जहां रास्ता ही कुछ मीटर का हो, वहां घुड़सवारों द्वारा घेरने की तुलगुमा रणनीति पूरी तरह से बेकार हो जाती है। तो मतलब मुगलों की जो सबसे बड़ी ताकत थी, अरावली के भूगोल ने उसे शून्य कर दिया था। जब कूटनीति विफल हो गई, तब अंततः 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, और यहीं आकर ये स्रोत इतिहास को सबसे बड़ी चुनौती देता है। हाँ, क्योंकि स्रोत कहता है कि प्रताप ये युद्ध हारे नहीं थे। बिल्कुल। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि हल्दी घाटी का प्रताप हार गए थे, लेकिन स्रोत कई प्रमाण देकर साबित करने की कोशिश करता है कि ये प्रताप की रणनीतिक विजय थी। और इसके पीछे जो तर्क है वो बहुत तार्किक है। सबसे पहला तर्क ये है कि अगर मुगल सेना इतनी बड़ी जीत हासिल कर चुकी थी, तो उन्होंने युद्ध के मैदान से पीछे हटते हुए प्रताप का 100 मीटर तक भी पीछा क्यों नहीं किया? एक विजयी सेना कभी भी अपने दुश्मन को ऐसे ही जाने नहीं देती। सही कहा। और स्रोत ये भी बताता है कि इस कथित जीत के बाद जब मान सिंह और आसिफ खां वापस दरबार में पहुंचे, तो अकबर ने उनका स्वागत किसी विजेता की तरह नहीं किया। हाँ, मैंने पढ़ा कि अकबर उनसे इतना नाराज था कि उसने उनका पद घटा दिया। बिल्कुल। उन्हें दरवाजे पर खड़े रहने की सजा दी गई। सोचने वाली बात है, अगर उन्होंने मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े दुश्मन को हरा दिया था, तो उन्हें इनाम मिलना चाहिए था ना। सजा इस बात का सबूत है कि वे प्रताप को पकड़ने या मारने में बुरी तरह विफल रहे थे। और मुगलों के हाथ क्या लगा? स्रोत कहता है कि इतने बड़े अभियान के बाद मुगलों को खजाने के नाम पर कुछ नहीं मिला, सिवाय प्रताप के एक हाथी के, जिसका नाम राम प्रसाद था। हाँ, सिर्फ एक हाथी। लेकिन इन तमाम तर्कों में ना एक ऐसा सबूत है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। ये कोई किताब नहीं है,
बल्कि एक ठोस वित्तीय दस्तावेज है। मैं बात कर रहा हूं भामाशाह द्वारा जारी किए गए ताम्रपत्रों की। ताम्रपत्र यानी तांबे के पन्नों पर उकेरे गए जमीन के स्थायी रिकॉर्ड। और आप जानती हैं, इतिहास की गुत्थियां सुलझाने में जमीन के राजस्व रिकॉर्ड सबसे ज्यादा प्रमाणिक माने जाते हैं। तो ये ताम्रपत्र क्या साबित करते हैं? स्रोत बताता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के ठीक बाद उसी साल के अगस्त और सितंबर 1576 के आसपास सठाणा, पीपली और मुही गांवों में इन ताम्रपत्रों के माध्यम से जागीरें बांटी गई थीं। वेट, युद्ध के तुरंत बाद? हाँ, और सबसे खास बात यह है कि ये ताम्रपत्र महाराणा प्रताप के नाम से और उनके आदेश पर जारी किए गए थे। अब जरा सोचिए, अगर प्रताप युद्ध हार चुके थे और जंगलों में भाग रहे थे, तो वे उसी युद्ध क्षेत्र के आसपास के गांवों में जमीनें कैसे बांट रहे थे? ये तो असंभव है। कोई भी हारा हुआ राजा ऐसे प्रशासनिक फैसले नहीं ले सकता। बिल्कुल, ये साबित करता है कि हल्दी घाटी के तुरंत बाद भी उस पूरे इलाके पर प्रताप का ही पूरा नियंत्रण था। ये तो बिल्कुल कॉर्पोरेट दुनिया की उस स्थिति जैसा है ना, जहां किसी कंपनी की पीआर टीम अखबारों में अपनी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की प्रेस रिलीज छपवा रही हो, लेकिन जब आप उनका असली टैक्स रिटर्न चेक करें तो पता चले कि कंपनी कर्ज में डूबी हुई है। बहुत ही सटीक तुलना है। मुगलों के दरबारी इतिहासकार जैसे अबुल फजल उस समय के पीआर एजेंट्स थे। हाँ, वे अपनी किताबों में लिख रहे थे कि मुगल जीत गए, लेकिन वे गांव के तांबे के पन्ने चीख चीख कर कह रहे थे कि सत्ता अभी भी महाराणा प्रताप के हाथ में है। और पीआर और असलियत के बीच का ये अंतर ना गोगुंदा की घटना में और भी स्पष्ट हो जाता है। हल्दी घाटी युद्ध के अगले दिन मानसिंह ने प्रताप का पीछा करते हुए गोगुंदा में प्रवेश किया। और वो एक जाल में फंस गया। प्रताप की वही स्कॉर्च्ड अर्थ की नीति। हाँ, प्रताप ने मान सिंह के अंदर घुसते ही बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करवा दिए। मुगलों की भारी भरकम सेना गोगुंदा की उस खाली घाटी में फंस गई। वहां न कोई इंसान था, न खाने के लिए अनाज। और भिल सैनिकों ने मुगलों की सप्लाई लाइन पूरी तरह से काट दी थी। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि मुगल सेना की हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि उन्हें जंगलों से कच्चे आम और यहाँ तक कि अपने ही युद्ध के घोड़ों का मांस खाना पड़ा। बाप रे, अपने ही घोड़े खाने पड़े। आप कल्पना कीजिए उस मनोवैज्ञानिक आतंक की। आप दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, लेकिन आप भूखे मर रहे हैं, और जिन घोड़ों पर बैठकर आप लड़ने आए थे उन्हें ही काटना पड़ रहा है। ये साफ तौर पर प्रताप द्वारा रची गई एक खौफनाक घेराबंदी थी। हाँ, ये किसी विजयी सेना की तस्वीर तो नहीं हो सकती। और इसी अनुभव ने ना आगे के युद्धों की पूरी दिशा ही बदल दी। प्रताप समझ गए थे कि मुगलों से खुले मैदान में तोपों का सामना करना समझदारी नहीं है। इसलिए उन्होंने गनीमी कावा यानी छापामार युद्ध को पूरी तरह अपना लिया। छापामार युद्ध तो अब पहाड़ों में छिपकर अचानक हमला करना, मुगलों की रसद लूटना और फिर जंगलों में गायब हो जाना। हाँ, और स्रोत बताता है कि इस रणनीति ने प्रताप को उस पूरे इलाके के हिंदू समाज का निर्विवाद नेता बना दिया। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और जालोर जैसे राज्य अब खुलकर उनके समर्थन में आ गए। अब जब हम इस युद्ध के ऐतिहासिक महत्व की बात करते हैं तो स्रोत में कर्नल जेम्स टॉड का एक संदर्भ आता है। उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध की तुलना ग्रीस के थर्मोपाइली के युद्ध से की है। हाँ, राजा लियोनिदास और उनके 300 स्पार्टन सैनिक। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि कर्नल टॉड की इस तुलना में एक बहुत बड़ा पेंच है ना। बहुत बड़ा पेच है। ये तुलना ऐतिहासिक रूप से बहुत सीमित है। भूगोल और अदम्य साहस के पैमाने पर तो ये ठीक है, क्योंकि दोनों जगह छोटी सेना ने बड़ी सेना को रोका था। लेकिन जब हम नतीजों की बात करते हैं तो ये तुलना पूरी तरह से चरमरा जाती है। क्योंकि थर्मोपाइली में राजा लियोनिदास मारे गए थे, फारस की सेना आगे बढ़ गई थी। लियोनिदास एक महान शहीद जरूर बने, लेकिन वे युद्ध हार गए थे। इसके विपरीत इस स्रोत के अनुसार महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में हारे नहीं थे। वे वहां से सुरक्षित निकले और अगले 2 दशकों तक मुगलों की नाक में दम करके रखा। वाह। हाँ, और 1597 में जब प्रताप का निधन हुआ, तब तक वे चित्तौड़ को छोड़कर अपना पूरा मेवाड़ वापस जीत चुके थे। उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया और एक स्वतंत्र और विजयी शासक के रूप में जिए। यानी लियोनिदास ने इतिहास में एक अमर बलिदान दिया, लेकिन प्रताप ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो
अगर हम आज की इस पूरी ऐतिहासिक पड़ताल के धागों को एक साथ समेटें, तो जो तस्वीर उभरती है वो किताबों की कहानी से कहीं अधिक गहरी है। आज के स्रोत ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि प्रताप की महानता सिर्फ उनकी तलवार में नहीं थी, बल्कि उनके असीमित धैर्य, उनकी कूटनीतिक सूझबूझ और भिल समुदाय के साथ उनके गहरे जुड़ाव में थी। हाँ, और उस स्कॉच्ड अर्थ रणनीति में जिसने दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत को अपने ही घोड़े खाने पर मजबूर कर दिया। ये युद्ध सिर्फ हल्दी घाटी के मैदान तक सीमित नहीं था। ये रणनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक ऐसा मास्टर क्लास था जिसे आज भी पढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से ना एक बहुत ही गहरा विचार मेरे मन में आ रहा है, जो मैं चाहता हूं कि सुनने वाले सभी लोग अपने साथ लेकर जाएं। हमने देखा कि कैसे मुगलों के दरबारी इतिहासकार अपनी चमचमाती किताबों में जीत के गीत गा रहे थे। दुनिया उन्हें सच मान रही थी, लेकिन दूर एक गांव में तांबे के एक छोटे से पन्ने ने उस पूरे शाही प्रोपेगेंडा को चुनौती दे दी। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि यदि जमीन के छोटे छोटे स्थानीय रिकॉर्ड्स दुनिया की सबसे शक्तिशाली सल्तनतों द्वारा लिखवाए गए इतिहास को इतनी आसानी से गलत साबित कर सकते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि आज हम जो भी सर्वमान्य इतिहास पढ़ते हैं उसमें से कितना हिस्सा केवल जीतने वाले साम्राज्यों की पीआर एजेंसियों द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल। क्या ये संभव है कि असली इतिहास, वो इतिहास जो राजाओं ने नहीं बल्कि वहां के आम लोगों ने जिया था, वो आज भी किसी पुराने बक्से में पड़े धूल खाते स्थानीय दस्तावेजों या किसी गांव के ताम्रपत्रों में अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो? आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इतिहास के इन अनछुए पन्नों पर सवाल उठाते रहिए।